नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश पाठक। हमारे खास कार्यक्रम 99 कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम जिस मेहमान को इस कटघरे में लाने वाले हैं वो धनबाद में 5 दशकों से किसी न किसी पद पर विराजमान है। अभी 3 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, उससे पहले 3 बार पार्षद रहे हैं। तो ये लगातार धनबाद की भूमिका इनके बगैर अधूरी लगती है। तो हम कटघरे में बुलाना चाहेंगे हमारे माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी को। माइक ले लिया। सांसद पशुपति जी का 99 न्यूज के कॉन्क्लेव में स्वागत है। अभी झारखंड में जो बहुत तेजी से जिस पे पॉलिटिक्स भी हो रहा है, रोज बातें भी आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, वह है 1932 का खतियान, जिसको झारखंड सरकार ने विधानसभा से भी पास करके अब दिल्ली के हवाले भेज दिया है। आगे क्या होगा इसका? देखिए, 1932 का खतियान का जो मुद्दा है वह लोगों को समझना होगा। कहा कि बिहार का जो स्थानीय नीति था उसको झारखंड ने एडॉप्ट किया। बिहार में 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति थी। 1932 में है, माने जब 3200, 3400, 3600, 62 हो, 64 हो, जब सर्वे होता है तो खतियान बनता है। तो पिछले खतियान को आधार मानकर बिहार की नीति थी और उसको झारखंड ने अडॉप्ट किया। झारखंड में, बिहार में उसके बाद भी सर्वे हुआ, लेकिन खतियान अद्यतन नहीं हुआ। खतियान यहाँ बनाने का काम नहीं हो रहा है। लैंड रिफॉर्म में जो भारत में हम पिछली पंक्ति में, हमसे सिर्फ कश्मीर पीछे है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, मैं किसी सरकार को दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ खतियान बनाया नहीं जा रहा है। जो सर्वे होने के बाद अगर अद्यतन खतियान हो जाता तो उसका आधार सिर्फ एक ही रह जाता कि पिछले खतियान के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बने। अब आप भी सुने होंगे और झारखंड की जनता भी सुनी है कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1932 के खतियान को लागू नहीं किया जा सकता। यह विधानसभा में उन्होंने कहा स्वयं, और उसके बाद फिर यह खतियान का मुद्दा या भावनात्मक मुद्दा उठाकर लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम, या कोई निर्णय की स्थिति में, और जिसका परिणाम कुपरिणाम है कि आज तक यह क्लास 3, क्लास 4 का है। मुझे स्मरण है कि 2003 में मैं इस राज्य का मानव संसाधन विकास मंत्री बना और 6 महीने के अंदर 10,000 शिक्षकों की बहाली किया। 9,999 हमारी वैकेंसी थी, एक शिक्षक हमने ज्यादा बहाल किया। अब एक भी नियुक्ति नहीं करना है, शिक्षक नहीं है, थाना में एक सिपाही पर थाना चल रहा है। विधि व्यवस्था, उसके कई कारणों को अगर हम सरकार को दोषारोपण करें तो मुख्य विषय है
कि न थाने में सिपाही है, न जमींदार है, न दरोगा है, न इंस्पेक्टर है। उसी तरह से विद्यालय में शिक्षक नहीं है। उसी तरह से हॉस्पिटल जितने आप देख लें, सरकारी अस्पताल, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, शिक्षकों की कमी के कारण उसकी मान्यता पर खतरा हो जा रही है। हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 22 साल से 18 राजस्व साल तो का आपकी सरकार रही। राजस्व का 22 साल राजस्व के 22 साल में 18 साल 22 आपकी साल सरकार में रही है। राजस्व राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य में रहा, जिसका कुपरिणाम झेलना पड़ रहा है। राजनीतिक जिस दिन से यह राज्य बना, और आपको स्मरण होगा कि 15 नवंबर 2000 को अर्धरात्रि में समस्या खड़ा हो गई कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वह परेड होना शुरू हो गया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और उसके बाद कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए, कई मुख्यमंत्री बदले। यह एवरेज रेट, यह हरियाणा का था पहले आया राम गया राम, लेकिन एवरेज लाइफ गवर्नमेंट का आप देखेंगे, नेतृत्व का देखेंगे, तो बहुत फ्रीक्वेंटली झारखंड में जो 5 बरस से एवरेज, अब कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसी दिन झंझट हुआ, शिबू सोरेन जी बनेंगे कि बाबूलाल मरांडी बनेंगे, किनकी संख्या 40-41 का है। और राजनीतिक अस्थिरता का नाजायज फायदा निश्चित रूप से अधिकारी लेते हैं। कमजोर सरकार रहती है, अधिकारी मजबूत रहते हैं। और उसके कारण एक आपको जानकारी के लिए और यहाँ के लोगों की जानकारी के लिए, झारखंड बनने के बाद एक भी आईएएस अफसर नहीं आए कि जिनको वित्त विभाग का तजुर्बा हो, कि जो यहाँ का बजट बना सके। यहाँ एक भी नहीं आए जिनको चीफ, वहाँ कैबिनेट का किस तरह से कैबिनेट में रिजोल्यूशन होता है, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। अब है कि जब सरकार या राजनीतिक का स्थिरता रहती है तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और आज 1 साल से डीजीपी नहीं, सर्विस एक्सटेंशन पर है, वो भी पता नहीं अब पूरा होगा। तो अब जो सर्विस एक्सटेंशन पर है, और फिर इस राज्य को राजस्व नहीं आएगा, तो गैर योजना मद में जो तलब तनख्वाह जिससे बढ़ता है, प्लानिंग में नहीं, तो गैर योजना मद में तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम शिक्षक नहीं रख पाते हैं, डॉक्टर नहीं रख पाते, या कोई अति नहीं व्यवस्था, बहाली की प्रक्रिया नहीं है, या राजस्व की। हमारे पूर्व मंत्री जी भी बैठे हुए, यह जानते होंगे यहाँ क्या हाल है, पैसे का क्या हाल है। जो केंद्र प्रायोजित योजना है वह पैसा अपना हिस्सेदारी दे रहा है, तो कुछ काम अभी भी दिखाई दे रहा है, नहीं तो अपने स्तर पर गैर योजना मद में इनको जितना वैकेंसी के अनुसार कोई कर्मचारी, और ये क्या डोमिसाइल की मुद्दा उठाएंगे जब बहाली ही नहीं करना है। एक चपरासी नहीं बहाली हुआ 3 वर्ष में, एक कहे कि क्लास 3 का नहीं बहाली हुआ, और ऐसे देखते देखते 5 बरस बीत जाएगा। नहीं, देखिए, आपका कहना है कि अस्थाई सरकारें नहीं रही जिसका खामियाजा झारखंड को भुगतना पड़ा। माने अस्थायित्व तो बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के, चाहे किसी के जिले के विकास के लिए। अब बात हम धनबाद की करते हैं। आप
30 साल से अस्थायी रूप से यहाँ विधायक भी हैं और सांसद हैं, 30 एकदम अस्थायी हैं। लगातार आपको जनता स्नेह देती है और आप हर बार चुनाव ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं, ये देखा गया है। लेकिन अभी भी यहाँ जो आप भी रोज उससे संघर्ष करते हैं, अपने घर से निकलने के बाद जाम, वो तक नहीं हटा। ये तो अस्थायी थे आप। लोकल मैंने आज तक जो लोकल जाम की समस्या, आप भी घर से निकलते हैं रोज आधे घंटे पौने घंटे जाम में फंसते होंगे, पूरे शहर की ये स्थिति है। तो आप तो अस्थायी है ही ना, 30 साल से तो हैं हमारे प्रतिनिधि आप। देखिए धनबाद कल से आज, जिसने कल को देखा है और आज देखा है, अमूल परिवर्तन है। जब और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार आपको उदाहरण स्वरूप बतलाऊं, विकास अब जिस समय गर्मी को झेलते थे लोग तो खुली हवा में बैठ, नहीं हुआ तो कौन पंखा, पत्ता का पंखा हुआ, तार का पंखा हुआ, फिर वह जो है वो झाड़ने वाला कपड़ा में लोग बैठाकर, जो सामर्थ्य लोग थे एक आदमी उनको झुलाता रहता था और कपड़े से। फिर उसका आविष्कार हुआ सीलिंग फैन का हुआ, उसके बाद टेबल फैन का हुआ, एसी का हुआ। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सर्व संपन्न होने के बाद भी अमेरिका भी आज पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाए, उस विकास की ओर हम बढ़े। अब धनबाद में जैसे उदाहरण स्वरूप बतला दें, 1930 वगैरह के आसपास गया पुल बना। उस समय यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियों की संख्या 150 होगी। ठीक है, गाड़ियों की संख्या तो बड़ी है। लोग या तो टमटम से चलते होंगे, रिक्शा उसके बाद आविष्कार, और 1930 के बाद तो हमारी आवश्यकता बढ़ गई कि वो पूरा आज के दिन काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से पानी धनबाद का पहले तोपचाची से आता था धनबाद में, फिर तोपचाची के बाद जमाडोबा से शुरू हुआ, जमाडोबा में 13 इंच से शुरू हुआ पाइप से, फिर 14 इंच से, फिर 27 इंच से शुरू हुआ। वह भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं किया तो अब मैथन से आ रहा है। यह तो समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और वह प्रक्रिया की ओर हम बढ़ते हैं। और जरूरत जो आपने कहा कि और आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आवश्यकता है। धनबाद कहाँ था? 30,000 पॉपुलेशन था, आज 10 लाख पॉपुलेशन है, तो आवश्यकता तो हमारी होगी। 30,000 का पॉपुलेशन, यहाँ नगर पालिका था, आज नगर निगम है, तो आवश्यकता तो बढ़ते जाएगी। हम छोटे से धनबाद को जानते थे, पुरानी बाजार को जानते थे, नया स्टेशन में धनबाद के उस साइड में एक छोटा सा टिकट घर जानते थे, और उसके बाद हीरापुर को जानते थे। अब हीरापुर कहाँ पहुंच गया? गोविंदपुर पहुंच गया। तो यह आवश्यकता, सबको विकास में शामिल करना, यह आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति करने की आवश्यकता है। एक आरोप लगता है हमेशा कि यहाँ पे कई संस्थान है, IIT ISM है, सिम्फर है, तो भी यहाँ एक एयरपोर्ट की कमी लोगों को खलती है, जो आपसे अक्सर सवाल लोग पूछते हैं। अभी आपके हिसाब से एयरपोर्ट धनबाद में कब तक बन पाएगा? क्योंकि आप भी कहते रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपसे ये जानवाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट को लेकर सरकार क्या सोच रही है। एयरपोर्ट जी है, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद मेरा जवाब धनबाद वासियों के लिए तीखा लगेगा। हाँ, तो हाँ, बोलना चाहते हैं लोग। अभी एक तो हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने बताया कि हम जमीन मांग रहे हैं, राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कर पा रही। दूसरा,
रांची की स्थिति और दिल्ली की में 4 फ्लाइट अभी बंद हुआ। एयर इंडिया का फ्लाइट वर्षों से चलता था, 11 बजे दिल्ली से चलती थी और 1:40 में यहाँ से चलती थी, आज बंद हो गया। बंद होने के कारण क्या है? यह सब निजी क्षेत्र की, निजी ऑपरेटर वहीं चलाता है जहां उसकी आमदनी हो, लेकिन आज बंद करके चला जा रहा है। और गया से फ्लाइट बंद हो गया, एक शायद कोई इंडिगो वगैरह का चल रही है। अब देवघर भी डगमगा रहा है, वह कितने दिन तक चलेगा नहीं चलेगा अभी कहना मुश्किल है। तो आज के युग में जब एक भी सरकारी फ्लाइट एजेंसी नहीं, सब प्राइवेट। आज एयर इंडिया था, सिर्फ वो अभी टाटा ने ले लिया, तो अब कोई घाटे में नहीं चलाने वाला नहीं। यही तो विपक्ष आरोप लगाता है। आज बोकारो बनकर तैयार है, आप किसी समय उड़ान भर सकते हैं अगर ऑपरेटर मिल जाए। वो लाइसेंसिंग पद्धति ऑपरेटर मिल जाए तो बोकारो तैयार बैठा है। जो काम करना था। सांसद साहब यही तो आरोप है जो अभी आपने कहा कि सब निजी क्षेत्रों में जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग सब संपत्ति निजी हाथों में बेच रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिए थे लोकसभा में, जब एयर इंडिया को हो रहा था कि 42-44 हजार करोड़ रुपया घाटा में चला गया, तो उस समय अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री थे और उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम गरीबों से टैक्स वसूलें और घाटे में लोगों को, अमीरों को हवाई जहाज पर उड़ाएं, यह नहीं होगा। हम इतना हजारों करोड़, 42,000 करोड़ रुपया कह के हम दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? जनता से टैक्स वसूल कर दे रहे हैं। और उस किसके लिए दे रहे हैं? तो आज हवाई जहाज वाले, अभी मैं आ रहा था, आने की जैसे ही सूचना मिली समरेश सिंह जी के निधन का 7:30 बजे, मैं और उस दिन कहा कि 2 बजे इनका अंतिम यात्रा होगा। तुरंत ट्रेवल एजेंट को कहा कि कोई फ्लाइट है? कहा कि एक है एयर एशिया का, 10-10 में दिल्ली में था। कहा कि वो पूरा हो गया है। कहा कि दूसरा फ्लाइट सीधा 12:50, उसके पहले 3 फ्लाइट रहता था। यह अभी 2 दिन पहले की घटना बतला रहा हूं। तो कोई भी आप हवाई अड्डा बना लीजिए, हवाई जहाज चले, हवाई जहाज कहाँ से लाइएगा? हवाई अड्डा तो बन जाएगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में उड़ाना चाहते हैं। हवाई जहाज वह लोगों को उपलब्ध रहे, एयर टैक्सी की तरह। जैसे टैक्सी है जो कॉल किया और बुला लिया मोबाइल से और उस पर उड़ना पैसे वाले शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, जो आप जान रहे हैं, 500 एकड़ जमीन उपलब्ध बलियापुर में है। 740 एकड़ चाहिए और 140 एकड़ का, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने डीसी से भी कहा कि आप जमीन को उपलब्ध काहे नहीं करा रहे हैं? जब केंद्र सरकार लांछना लगा रही है राज्य सरकार पर कि हम हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं, हमने सर्वे करवा लिया है, वहाँ का प्रॉफिटेबल है, धनबाद का कॉमर्शियल दृष्टिकोण से प्रॉफिटेबल है। यही तो कहा सिंधिया जी ने कि हम प्रॉफिटेबल है धनबाद में, हमने सर्वे करवा लिया है, हमको जमीन नहीं मिल पा रहा है। अगर जमीन, मैंने इस आधार पर धनबाद के उपायुक्त से पूछा कि आप जमीन क्यों नहीं, जमीन तो उपलब्ध कराना यहीं से प्रारंभ होगा। कोई भी केंद्र से हवाई अड्डा बने
केंद्रीय प्रतिष्ठान का कोई भी चाहे हॉस्पिटल बने, जमीन उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार का रहता है। एक और आरोप आपके ऊपर लगता है कि धनबाद में एम्स बनने वाला था, वो आपके विधायक निशिकांत गुड्डा लेके चले देवघर। मैंने तो जवाब दे दिया, आप अभी तुरंत जवाब दिया। और अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है कि जमीन और निर्णय लेना कि यहाँ बनेगा एम्स, यह राज्य सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी जमीन, और उसके कई दृष्टिकोण हैं। अपना पॉलिटिकल दृष्टिकोण भी है कि संथाल परगना उपेक्षा का शिकार रहा है हमेशा से। जिस तरह से लड़कर एक भावना जागृत हुई झारखंड के लोगों का कि हम बिहार में उपेक्षा के शिकार हैं, हमारी भावना है कि अलग राज्य बने, और अलग राज्य बना, समय जो भी लगा। अगर उसी तरह का आप संथाल परगना में भी क्या चाहते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल न रहे, अच्छा वहाँ की लोगों के भावना, एक तो कल कारखाना नहीं खुला बिहार के समय, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सारे कल कारखाने को लगाया छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, सब मिलाकर। अब एक जसीडीह में थोड़ा सा, दुमका में 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वहां भी इंडस्ट्रियल एरिया है सरकार का। लेकिन क्या चाहते हैं, उनकी भावना से खेले, उनको सुविधा, हमारा यहाँ उनको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन धनबाद के लोगों को भी तो मिलना चाहिए। अरे कहाँ आया था कि चला गया? तो कोई आया था क्या? ये आप लोगों की देन है, मीडिया की देन है। यहाँ मीडिया और हमारे विरोधियों, ये आया था क्या? धनबाद में क्यों बने, गिरिडीह में क्यों नहीं बने, हजारीबाग में क्यों नहीं बने, जहां पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं? यह सब आपका मीडिया का देन है। और यहाँ के यह आखिर क्यों? हमारे पास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है, रांची को पुराना है, जमशेदपुर को पुराना है। जमशेदपुर क्यों नहीं मांग कर रहा है? क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज है, टाटा कंपनी दे रही है, टीएमएच है ना, वहाँ सुविधाएं तो है वहां पे। धनबाद में आप कहें एसएनएमएस है, उसमें कभी लाश चूहा उतर गया, हालात ये हैं। हर एक राज्य को यह धन्यवाद दीजिएगा मोदी सरकार को कि इतना एम्स दिया, जितना आजादी के बाद एम्स नहीं बना, 8 वर्षों में उसके 4 गुना एम्स भारत में बने। और यह एम्स तय करना राज्य सरकार का काम, कहाँ बनेगा, और उसके भीतर मानसिकता रहती है कि क्यों बनेगा और कहाँ जमीन उपलब्ध कराएंगे। जमीन तो केंद्र सरकार कहीं नहीं उपलब्ध है। अपना हॉस्पिटल बनाना हो, राज्य सरकार से मांगती है। अपना रोड बनाना हो, राज्य सरकार से मांगती है। राज्य सरकार उसको एक्वायर कर बोकारो स्टील बनाना हो, राज्य सरकार। बीसीसीएल का खनन क्षेत्र, वह राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराती है, पैसा उसका लगता है जमीन उपलब्ध कराने का। ये मौलिक रूप से अगर लोग समझ जाएंगे कि काम किसका है और निर्णय लेना। अभी देखा था अपने बिहार में कितना झंझट हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। कहाँ एम्स बने, एक दूसरा एम्स पटना के अलावे, वह गया और मोतिहारी को लेकर कितना विवाद चला। तो यह निर्णय राज्य सरकार से पूछिए कि कहाँ हमको एम्स एक बनाना है झारखंड में, कहाँ बनेगा, यह राज्य सरकार बताए। देखिए, सड़कें तो बहुत बनी है यहाँ, अच्छी सड़कें बनी हैं। आपके मंत्री जो सेंट्रल में भी है, उनके राज्य में जो अभी एनएच की स्थिति है बहुत बेहतर है। लेकिन बहुत दिनों से बरवड्डा से मैथन तक का एनएच का काम बंद है।
डीसी से भी कोई सवाल करता है तो 5 तारीख को शुरू करेंगे, 17 को शुरू करेंगे, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो रहा है। बरवड्डा से मैथन तक किसी न किसी कारण से फंसा। क्या कारण है कि रास्ते में भी वैसे, जबकि राजगंज से तुपचाची आप जा सकते हैं, बरवड्डा से तुपचाची 10 मिनट में, 15 मिनट में, और इधर आपको जाने के लिए 40 मिनट लग जाते हैं। अभी तक एनएच का काम बंद है। गोविंदपुर और निरसा में तो कुछ भी काम नहीं है, एनएच की स्थिति खराब है। जैसे सवाल है कि एनएच पे काम हुआ है, सड़कें अच्छी बनी हैं, लेकिन बरवड्डा से लेकर मैथन तक काम बंद है, काम शुरू नहीं हुआ। क्यों? देखिए, जिस कंपनी को काम दिया गया था वह काम स्टार्ट किया। धनबाद से बरवड्डा से मैथन तक 2 प्रमुख स्थलीय है, एक गोविंदपुर, एक निरसा। गोविंदपुर के लोगों ने कहा कि इसको फ्लाईओवर बनाइए। वो जो फ्लाईओवर दीवार नहीं रहे, इसके लिए नागरिक संघ ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। गोविंद निरसा में कि इस रास्ते से नहीं जाए एनएच, कई प्रकार का लॉजिक दिया वहां के नागरिक संघ, वहां के उस समय के स्थानीय विधायक, क्या कि इससे बनने से गुमटी वगैरह जो है उस जहां से बराकर रोड निकल रहा है, जामतारा रोड, इधर कलिया सोल वगैरह जाने का रोड, वहां पर उसको बनने से वहां पर 100, 200, 300, इसलिए नागरिकों ने कहा कि इसको बरवा से बाहर मैथन 15-20 किलोमीटर कर दिया गया। अभी इस विवाद में मैं भी शामिल था, जिसमें कई बैठक इनको करवाए एनएच के साथ, नागरिक संघ गोविंदपुर को भी, नागरिक संघ निरसा को। बाद के दिनों में गोविंदपुर के लोगों ने कहा कि जिस तरह से भी रोड बनाना हो बना लीजिए, ऊपर बनाइए, नीचे बनाइए, दीवार बनाइए, जिस तरह से भी बनाना हो। लेकिन निरसा की सहमति आज तक नहीं है। जोर जबरदस्ती का ही सहमति, अगर सरकार जोर जबरदस्ती करे, करना है वो राज्य सरकार को खाली करवाना है, पुलिस फोर्स राज्य सरकार को देना है, खैर, लेकिन अब बनना उसमें शुरू हो गया है। अभी अगले 5 जनवरी को अंडमान निकोबार में पथ निर्माण मंत्री हैं आदरणीय गडकरी जी, उन्होंने एक बैठक बुलाया है, और उस बैठक में इस समस्या को, यह तो हमारे पास लिखित उन्होंने जवाब भेजा है अभी 2-4 दिन पहले, कि मैंने काम को यहाँ पर फिर दूसरे व्यक्ति को, और वह काम शुरू हो गया है। लेकिन विलम्ब होने के कारण, ठेकेदार भागने के कारण, कहा 3-3 बरस, 4-4 बरस जो टेंडर लिया, और 3 बरस के बाद उसको काम करना पड़े उसी रेट में, स्वाभाविक है कि भाग जाएगा, और भाग गया। फाइनेंशियल क्राइसिस उस कंपनी को हो गया। तो अब इसको पिछली बैठक में भी उठाए थे, और बहुत सौभाग्य है कि पुरुलिया से लेकर या चंदन क्यारी होते हुए बैंक मोड़ तक आपको एनएच ने टेक ओवर कर लिया। आज जो यह फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि वह डिगवाडी मोड़ से सिंधी होते हुए गोविंदपुर, उसको भी एनएच टेक ओवर कर ले। एनएच टेक ओवर कर लेता है तो उसका रख रखाव बहुत बेटर होता है, क्योंकि जिस तरह से धनबाद को आपको ख्याल होगा, अब आपका जन्म तो धनबाद में हुआ, आप जिस जगह पर रास्ते थे वो नगर पालिका का रोड था। नगर क्या स्थिति थी, चारों तरफ तालाब ही तालाब था, और वह उसको पीडब्ल्यूडी ने टेकअप कर लिया। जो एनएच का या पीडब्ल्यूडी का रोड था उसको एनएच ने टेकअप किया। एक परिवर्तन आया धनबाद की तरफ। यह जिला परिषद का रोड था,
श्रमिक चौक से लेकर बरवड्डा तक इसको पीडब्ल्यूडी ने चेक किया। जब से जिला परिषद का रोड था तो आप श्रमिक चौक से बेकारबाद नहीं जा सकते थे, 2 पहिए और 4 पहिए से। पैदल तो बात छोड़ दीजिए। जब टेकअप किया तो आज ये खुशी की बात है कि उसको टेकअप किया है बैंक मोड़ तक, और इधर भी अपना जो काम चल रहा है, एक आध वर्ष के बाद एक परिदृश्य फिर दूसरा दिखाई देगा। देखिए, एक नारा गूंजा था 8 साल पहले 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी दाल 200 रुपये किलो। तो मोदी जी ने वो इसलिए कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि 200 रुपये किलो होगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए, मोदी सरकार, एक तो बात मानिएगा ना, क्या आज 80 करोड़ जनता को कोरोना के बाद उसको मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़, कोई लाल कार्ड वाले को नहीं, उनकी संख्या बहुत कम है। 80 करोड़ लोग। जब कोरोना आया तो मुफ्त में दवा भी दिया, मुफ्त में 3 वैक्सीन भी दिया, करोड़पति को भी दिया और खगपति को भी दिया। या उस समय किसी ने अस्वीकार नहीं किया कि हम मुफ्त वाला नहीं लेंगे। तो और अखिलेश यादव ने तो करोड़पति भी उसको पर आरोप लगाया। मुफ्त में लिया। और सुन लीजिए, और जो दुनिया में साख बढ़ी, तीसरा इकोनॉमी हो गया वर्ल्ड का भारत, तो स्वाभाविक है कि जितना प्रगति हुआ देख कर तो हम दंग रह गए। अभी जा रहे थे एक शादी में 4-5 दिन पहले, दिल्ली से गाजियाबाद। अब वो जो हमको लगा ही नहीं, 2-2 किलोमीटर अंदर सड़क बनाकर, आखिर ये सब था कहाँ? चारों तरफ जो विकास दिखाई दे रहा है, गरीबों के घर बन रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय मिल रहा है, उनको जनधन योजना के 1 लाख रुपया अब एक्सीडेंट पर तुरंत पेमेंट हो रहा है। ये सब था कहाँ? तो आखिर राशि की व्यवस्था तो होगी। और राशि कहीं टिकट नहीं मिल रहा है बाबू। राजधानी में चल जाइए, एक्सप्रेस में चल जाइए, फर्स्ट एसी में चल जाइए, सब जगह वेटिंग मिल रहा है। देखिए, अब टिकट का बात किया आपने। वाह, आप सब जगह वेटिंग मिल रहा है। हाँ, तो हम अब उसी पे आ रहे हैं। हमारे पास रोज आ रहे हैं लोग कि आपातकाल कोटा से हमारा रिजर्वेशन करा दीजिए। अच्छा, आप 10, 20, सांसद 25। साहब, आप टिकट पे आ रहे हैं, अब उसी टिकट पे हम आते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत लोग वेटिंग हैं 2024 के लिए। क्या कहेंगे आप? बहुत लोग यहाँ भी वेटिंग है टिकट के लिए। क्या कहेंगे आप 2024? देखिए, इस बात को रेलवे मंत्री से कहा कि देखिए, जिस तरह से मांग हो रही है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से गुड्स ट्रेन, सामान वाहक गाड़ियाँ, कि हमारे पास कुछ कोई उपाय नहीं है कि हम अब ये ग्रैंड कॉर्ड में एवरी 7 मिनट्स, चाहे गुड्स ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन, एवरी 7 मिनट 49 ट्रेनें पास होती है पैसेंजर का 24 घंटा में। और पैसेंजर एक्सप्रेस, राजधानी, दुरंतो, जुआ एक्सप्रेस, तो कौन एक्सप्रेस इस ग्रैंड कोर्ट पर, और गुड्स ट्रेन 15-15 मिनट पर राजधानी खुल रही है दिल्ली से। आखिर कहा कि जब तक हम 2 से 4 लाइन नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। टिकट का हम क्या करेंगे? अभी मुझे लगा जैसे गंगा दामोदर में मुझे लगा कि रेलवे इसको टाटा ले जा रही है, टाटा से रिजर्वेशन सब करा लेगा, पूरी ट्रेन आ जाएगी टाटा से भरकर, धनबाद के लोग मुंह ताकते रहे। मैंने विरोध किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने नहीं विरोध किया।
कोई मीडिया के लोगों ने नहीं विरोध किया, कोई नागरिक ने नहीं विरोध किया। मीडिया ने यह आपको बहुत प्रमुखता से इतनी दिखाया। बड़ी समस्या, और कैसे मिला था? यहाँ के सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे मीडिया के लोग, जो अखबार थे, वो सारे लोग आंदोलन में शामिल हुए थे, सारे संपादक शामिल हुए थे, और इसके बाद ये ट्रेन मिली थी, और इतना आज तक आवाज नहीं उठी। अब यह आप कहेंगे कि आपको वोट दे दिया, आपको जिता रहे हैं, तो यह काम, लेकिन दबाव बनाना यह काम भी सब लोगों की बात से हम लोग सहमत हैं कि सबको जन दबाव चाहिए। अब मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, जैसे आपने कहा कि टिकट का बहुत वेटिंग चल रहा है, तो अभी आपका के भी बहुत दावेदार हैं आपकी पार्टी में, तो लोकसभा में वो लोग वेटिंग ही रहेंगे, कंफर्म टिकट जिसका है उसी का रहेगा ना? चलिए, अब कहा ना कि हम लोग शुरुआत किए हैं, सोचा नहीं था एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे राष्ट्रीय पार्टी का। वो भी सौभाग्य अभी तक तो झारखंड में किसी को नहीं है, धनबाद में नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष हुआ हो। वो अभी सौभाग्य मिला। यह भी कि इतने बार लगातार चुनाव को जीतना, हार कर जीत कर, हो सकता है कि छो बार, उसके पहले लगातार 3 बार इसका भी चुनाव जीते, वार्ड कमिश्नर उस समय तो, और फिर कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर रहे, उसमें भी सबसे अधिक वोट से जीते। सब 110 वोटर थे और 66 वोट मुझे आया था, उसमें भी जीते। इस कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट में जीते, आरएसपी कॉलेज में, वहाँ भी चुनाव जीते। यह चुनाव लड़ते 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 याद नहीं कितना। अच्छा, एक और बात है सांसद साहब कि आपकी सरकार काम कर रही है, आप कह रहे हैं काम कर रही है, कुछ काम दिख भी रहा है, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार ईडी और सीबीआई को साथ में लेकर क्यों डिस्टर्ब करना चाहती है यहाँ की सरकार को? ये आरोप है विपक्ष का कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इसलिए उपयोग कर रही है कि झारखंड में सरकार चली जाए। आप इसको सही मानते हैं क्या कि मुख्यमंत्री, खान मंत्री जो स्वयं हो, अपने परिवार के नाम पर खाना पट्टा ले? अगर मानते हैं तो इस सवाल को मत कीजिएगा। अगर नहीं मानते हैं कि लेना चाहिए अपने कलम से अपना, तो आपका सवाल उचित है। आप मानते हैं, फिर उस विषय पर बहस नहीं करेंगे कि जो अभी विपक्ष का आरोप है कि सरकार को अस्थिर करने के देखिए, लिए सरकार का को पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाहिए। जो तथ्य है, तथ्य के आधार पर जवाब देना चाहिए। या अगर आप पर भ्रष्टाचार का, आप इसके कहाँ है भ्रष्टाचार? आखिर सब पर अविश्वास तो नहीं हो जाएगा। अगर ईडी गलत कर रहा है, सीबीआई गलत कर रहा है, तो जुडिशरी देखता है। तो वह भी अगर गलत कर रहा हो, उस पर भी सोचते हैं कि वहां न्याय नहीं मिलेगा। है? यही तो इसका पॉलिटिकल जवाब जो दे रहे हैं लोग, वह उचित है। और सरकार अब यह तक, जहां तक ईडी का, सीबीआई का, यह हो सकता है, संभावना इसकी बनी हुई है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमको पकड़ रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको नहीं। तो इसलिए भारत के विजय झा जी हैं, सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं,
ये कहाँ अधिकार देता है कि तुम चोरी करो तो हम भी चोरी करें, हमको न पकड़े कि वो चोरी कर रहा है। यह राजनीतिक जवाब जो दे रहे हैं, ये सब 9-9 घंटे तो मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, एक बार में बोला था, हुआ था कि नहीं हुआ था? कहीं राजनीतिक उसके लिए आंदोलन तो नहीं किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। देखिए, एक और बात है कि चुनाव आयोग से एक लिफाफा आया है हेमंत जी को लेकर, उनकी सदस्यता को लेकर, लेकिन उसमें कौन सा गोंद लगा है कि वो आज तक खुल ही नहीं रहा है। देखिए, चुनाव आयोग और सरकार और सुप्रीम कोर्ट अभी एक निर्णायक मोड़ पर भारत का, यह सारी बातें एक निर्णायक मोड़ पर है और बहुत जल्दी हमें लगता है कि एक राह कि इस पर निकलेगा बहुत जल्दी। और हम लोग बहुत क्या है कि सोच में छोटे व्यक्ति हैं, अभी इसमें पूरा देश लगा हुआ है, पूरा देश के चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव आयोग की नियुक्ति, चाहे यह सब विषय देश में बहस हो रही है। एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय की बाध्यता है, 2024 में नीतीश कुमार को कितनी चुनौती मानते हैं आप? यह तो काम विपक्षियों का है ना, उनको नेता माने, यह हमारा काम तो है नहीं। हम लोग तो अपना ही सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, अपनी सरकार बनाने का काम। अब विपक्ष का नेता मानना, राहुल जी को माने गए, नीतीश जी को माने गए, कि ममता बनर्जी, अब ये लोग तो इनका काम है, विपक्षियों का काम है कि आपस में बैठकर क्या G20 G20 तो नहीं अभी। यह तो उसमें हमारा काम तो है नहीं, नीतीश जी का। और हम लोग, नीतीश जी हों, राहुल जी हों, ममता जी हों, कोई जी हो, तो ये तो उनसे हम लोगों को क्या मतलब। उनको नीतीश जी बने, फलाने जी बने, मैंने प्रयास करे, बनेंगे किससे? बनेगा तो भाजपा ही। तो आपने देखा, ये सांसद, इन्होंने सारे मुद्दों पे बात की और कई जो मांगे, जो आप लोग कह रहे थे कि गोड्डा में एम्स चला गया, एयरपोर्ट नहीं बना, तो इन्होंने एयरपोर्ट का भी पूरा हाल बताया और ये भी बताया कि एम्स राज्य सरकार का काम है और जो जमीन सरकार नहीं देगी तो यहाँ ना एयरपोर्ट बन पाएगा ना एम्स बन पाएगा। तो 99 कॉन्क्लेव में अब हमें दीजिए इजाजत, बाकी फिर हम नए मेहमान के साथ आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।